जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों के ऊपर जो पर्यावरण, विज्ञान और ज्योग्राफी से संबंधित हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों को देखने के बाद हम लास्ट में 10 पीवाईक्यू देखेंगे। अगर आपने इनके ऊपर कमांड कर लिया तो अधिनियमों से बनने वाले प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि एलिमिनेट होके भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला अधिनियम है भारतीय वन अधिनियम 1927 का। अब ये किस बारे में बात करता है? तो दोस्तों, ये अधिनियम वनों के प्रबंधन, वन उपज के पारगमन और वनों पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को सुव्यवस्थित करता है। तो हमने क्या देखा? वनों के प्रबंधन, वन उपज के पारगमन और जो वन के पदार्थ हैं या फिर वनों पर जो कटाई या फिर उससे निकलने वाले उत्पाद हैं उनके ऊपर जो शुल्क है उनसे संबंधित जो कानून है उनको सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे एक्ट के ऊपर। दूसरा एक्ट है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। ठीक है, इसमें क्या है? यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है और देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के नेटवर्कों को विनियमित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के नेटवर्क को विनियमित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों, ये वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 का है, यही है। ठीक है, तो जंगली जानवरों की भी रक्षा, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा को ये बरकरार रखता है। तो यहाँ पे देखिए, पक्षियों अलग से अगर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो पक्षियों के संरक्षण के बारे में बात करता है, वहां पे बहुत सारे अधिनियम दे देगा। चाहे फॉरेस्ट एक्ट 1927 दे दे, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दे दे, या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे दे, तो वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे वन्य जीव में हम पक्षी को कंसिडर करेंगे। ध्यान से आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेट के एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन बना हुआ था और जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक प्रश्न ऐसा बना हुआ है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये 1974 का है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, वन्य जीव संरक्षण किया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण हमने क्या किया 72 में, उसी के 2 साल बाद दोस्तों आ गया अब जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। अब इसमें किस बारे में बात हो रही है? ये कानून जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, लागू किया गया था एक्चुअली। तो दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब का है? 1974 का है। कब आया? तो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके 2 साल बाद। ठीक है, तो ये छोटा भाई आप कह सकते हैं किसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके बाद दोस्तों अगला एक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब यहाँ पे 6 साल बाद ये आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल 6 साल, ये आपके दिमाग में ना सिस्टमेटिकली बैठने के लिए। तो हमने 1974 में क्या देखा बताइए? वाटर पॉल्यूशन या कंट्रोल, इससे रिलेटेड बात हमने करी। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम। इसके पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। इसके बारे में क्या है? यह अधिनियम वनों की कटाई को रोकने और गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, टॉपिक नंबर 5 देखिए। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, और इस तरह से हमें इसमें 1981 याद रखना है। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मैंने आपको डिस्कस किया था। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित यह व्यापक कानून पर्यावरण की रक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां देता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का संबंध किस अनुच्छेद से, ऐसा भी कहीं तालमेल बिठाने के लिए एग्जामिनर प्रयास करे तो 253 याद रखेंगे। ठीक है, और किस बारे में बात करता है आपने देख लिया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का है। ठीक है, अब ये किस बारे में बात करता है? ये अधिनियम सड़क परिवहन, वाहनों के पंजीकरण
और उत्सर्जन मानकों जैसे जो इमिशन होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, सल्फर डाइऑक्साइड का हो, तो ये उत्सर्जन मानकों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण को विनियमित करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मोटर वाहन जो अधिनियम आया था ये 1988 में आया था। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये जो 88 में आप देख सकते हैं ये वाहनों के 4 पहिए हैं। क्या है, वाहनों के 4 पहिए। अब ये आपके दिमाग पे ना बैठा रहेगा अगर आपने सुन लिया एक बारी तो ध्यान से। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 किस बारे में बात करता है। यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों से निपटने के दौरान जो होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको तत्काल राहत प्रदान करने का प्रावधान करता है। कौन, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। ठीक है, चलिए, जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म ला के मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था बचाई थी, वैसे ही सार्वजनिक, मनमोहन सिंह ने, हाँ मनमोहन सिंह ने और राव जी ने। ठीक है, तो सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम जो बचाता है ये कि किसको बचाता है, तो दोस्तों अगर खतरनाक जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे निपटने के दौरान अगर दुर्घटना हो गई तो पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत देता है। वैसे 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था वो भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत दिया था। ठीक है, अब ऐसे कोरिलेट कर दिया है मैंने, तो वो चीजें जब आपके सामने आएंगी तो ये रिकॉल हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 का है। अब ये किस बारे में बात करता है, जिसको हम नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 कहते हैं। ये कानून खतरनाक पदार्थों से निपटने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न नुकसान के मामले में मुआवजे के त्वरित निपटान के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, और इसके पहले हमने देखा जो उसमें क्या था, अगर उन खतरनाक पदार्थों से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है उस दुर्घटना में, उनके लिए इंश्योरेंस 1995 में बात कही गई थी। ठीक है, वो भी बात देखिए दोनों 1991 में कही गई थी और ये 1995 में कही गई है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपसे अगला अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये अधिनियम जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और संसाधनों से मिलने वाले लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, याद रखेंगे 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैव विविधता बढ़ जाता है, 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2002 अब आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यह अधिनियम क्या करता है, जैविक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है, उनके सतत उपयोग की बात करता है और संसाधनों से मिलने वाले लाभ को निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करता है। कौन, जैव विविधता अधिनियम 2002 का। उसके बाद अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया। अब ये आपदा प्रबंधन आपकी टॉपिक का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह अधिनियम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन, समन और तैयारी के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों का गठन करता है या फिर गठन करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अधिनियम आपदाओं के जो प्रभावी प्रबंधन है, समन और उनके लिए तैयारी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है कि आपदा को मैनेज किया जाए। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको पता है सुभाष चंद्र बोस वाला अवार्ड भी दिया जाता है जो दिया गया हाल फिलहाल में। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 है। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। अब ये किस बारे में बात करता है, तो दोस्तों इसे वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं। किसको, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रिब्यूनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट को। तो दोस्तों जो वन क्षेत्रों में रहने वाले पीढ़ियों की भूमि और अधिकारों को ये मान्यता देता है। कौन, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। तो इसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के रूप में भी जानते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011-2018। अब ये किस बारे में बात करता है, तो दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक नियमन है जो तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक और विकासात्मक गतिविधियों को नियंत्रित कर समुद्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका रक्षा करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
जारी एक नियमन है जो तटीय क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करके समुद्र के जो इकोसिस्टम है उसको मैनेज करता है, उसको बचाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, इस अधिनियम के तहत एनजीटी की स्थापना की गई और पूरे विश्व में भारत तीसरा देश बना जिसके पास एनजीटी की स्थापना हुई। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटान करता है। ठीक है, कोई उनसे जुड़ा वाद विवाद। ई कचरा अधिनियम प्रबंधन नियम 2016 का, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब ये किस बारे में बात करता है? तो दोस्तों विज्ञान और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नियम इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिकी रिसाइकलिंग और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ईपीआर को लागू करता है। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग और निर्माता उत्तरदायित्व, ठीक है, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को ईपीआर को लागू करता है कौन? ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। ठीक है, अभी अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपके सामने पीवाईक्यू भी आएंगे, उनको करना होगा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के स्रोत पर जो सेग्रीगेशन है, पृथक्करण और वैज्ञानिकी निपटान को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखिए क्या है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। अब यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात हो रही है, तो इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्लास्टिक पैकेजिंग के पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है और प्लास्टिक पैकेजिंग के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। किसमें? प्लास्टिक कचरा अधिनियम प्रबंधन नियम है, ये अधिनियम नहीं है, प्रबंधन नियम 2016 में। दोस्तों सभी के सभी ईयर इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का है। ठीक है, और 1 नंबर का कार्य इसमें किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। अब इसमें क्या है, ये भूगोल और विज्ञान से जुड़ा एक अधिनियम है जो देश में ऊर्जा दक्षता एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ावा देने और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा अधिनियम? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का। दोस्तों टॉपिक नंबर आप 19 देखिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये विज्ञान और भूगोल का एक प्रमुख अधिनियम है और ये खनिज संसाधन के ऊपर बात करता है जो परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और शांतिपूर्ण उपयोग को विनियमित करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देख लिया। उसके बाद हम आज के क्लास का ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको रटेंगे। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की बात हो रही है और ये अधिनियम पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के आयात, परिवहन, भंडारण और उत्पादन को नियंत्रित करता है जो भूगोल के खनिज और ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आता है। कौन? पेट्रोलियम अधिनियम 1934 क्या करता है? पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के आयात, परिवहन, भंडारण और उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब बारी है किसकी? टेस्ट की। तो चलिए हम 10 पीवाईक्यू देखते हैं। अब उम्मीद करूंगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखते हैं आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस एसआई में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पीसीएस और लोअर पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। राइट आंसर है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों कब की गई थी? 2010 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2002 में। मैंने कहा था ना 2 2 मिलके 4,
और ये भी देखिए स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। और ये भी स्टेट पीसीएस और आरओ में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों किस वर्ष बताइए? तो 1974 में बनाया गया था। मैंने बताया था पहले पशु लाए गए फिर उनको पानी पिलाया जाए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसके बाद क्या आ गया? तो दोस्तों जल पिलाया जाए, तो जल से संबंधित जो अधिनियम है वो 74 में आया। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1981 में, 1981 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1962 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे बताइए? 62 को कैसे, 1962 को कैसे याद रखेंगे? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो आप 6 को क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आया 3। ठीक है, अब इस तरह से अब ये आपको याद रहेगा कि 6 को 4 दिया 2 ने। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी अब 62 याद रहेगा और ये कैलकुलेशन भी याद रहेगा। ऐसे ही 3-5 कर लेना चाहिए अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाने के लिए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण 2001, यानी कि एक लेवल पे एनर्जी रखनी है। ठीक है, वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो 2001 अब आपको याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत कुछ बना है, लेकिन केवल 10 क्वेश्चन आप देखिए, आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, फीडबैक में आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक में रिवाइज कराऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।